वृत्त का क्षेत्रफल तो पाई आर स्क्वायर। अगर आपसे पूछता वृत्त का परिधि तो 2 पाई आर। अगर आपसे पूछता त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल तो पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360। अगर आपसे पूछता वृत्त खंड का क्षेत्रफल तो आर स्क्वायर इंटू पाई थीटा बाई 360 माइनस साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। अगर आपसे पूछेगा वर्ग का क्षेत्रफल तो भुजा स्क्वायर यानी ए का स्क्वायर। अगर आपसे पूछता त्रिभुज का क्षेत्रफल तो 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, जिसको हम बोलते हैं बी गुने एच। अगर आपको आधार और ऊंचाई दे दे और त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना तो कहीं भी आप इस फॉर्मूला की यूज कर सकते हो, 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। अगर आपको निकाला समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल तो √3/4 गुने भुजा स्क्वायर। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 गुने भुजा स्क्वायर। और समबाहु त्रिभुज में क्या होता है, सभी में आपस में भुजाएं क्या होते हैं, बराबर होते हैं, और जो कोण होते हैं आपस में सभी बराबर होते हैं। तो आपको मालूम हुआ कि एक त्रिभुज में 180 डिग्री होता है, तो आपस में सभी कोण बराबर, तो 3 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 60 डिग्री। तो समबाहु त्रिभुज जो कोण होता है कितना डिग्री का कोण बनता है, 60 डिग्री का कोण बनता है। आइए हम आपको एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। अगर आपसे पूछेगा वृत्त का क्षेत्रफल तो पाई आर स्क्वायर। अगर आपसे पूछता वृत्त की परिधि तो 2 पाई आर। अगर आपसे पूछता त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल तो पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360। अगर आपसे पूछता वृत्त खंड का क्षेत्रफल तो आर स्क्वायर इंटू पाई थीटा बाई 360 माइनस साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। अगर आपको उससे पूछता है त्रिभुज का क्षेत्रफल तो 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, जहां भी आधार ऊंचाई देगा तो हम लोग इस फॉर्मूला का यूज करेंगे। अगर आपसे पूछा समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल तो √3/4 गुने भुजा स्क्वायर। अगर आपसे पूछता वर्ग का क्षेत्रफल तो भुजा स्क्वायर। हेलो फ्रेंड, मैं नीतीश कुमार आप सभी का स्वागत करते हैं स्टडी नंबर 1 ऑनलाइन क्लास में। तो आइए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं सीधा। और अगर आप मेहनत करना चाहते हैं तो रेगुलर वीडियो को देखिए। पढ़ना और रेगुलर पढ़ना दोनों में बहुत ज़्यादा अंतर है। तो सक्सेस वही करता है कि आप रेगुलर पढ़िए और वीडियो को रेगुलर देखिए। मेरा मतलब ये नहीं कि आप यही वीडियो को देखिए, आप कहीं भी, लेकिन आपका मेन उद्देश्य है कि पढ़ना, तो आप कहीं भी पढ़िए लेकिन रेगुलर पढ़िए और वीडियो को रेगुलर देखिए। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। और आपका एक आपसे निवेदन है कि आप अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इसलिए क्योंकि जब भी हम वीडियो अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन अब तक चला जाएगा। आप मेहनत के हिसाब से भी सब्सक्राइब करेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि आप वीडियो देख लेते और चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं करते। लेकिन कोई बात नहीं, आप सिर्फ इतना करिए कि आप रेगुलर पढ़िए, क्योंकि आपका जो मेन उद्देश्य है आपका रेगुलर पढ़ना है। तो आप कहीं भी पढ़िए लेकिन आप रेगुलर पढ़िए वीडियो को, या खुद से मेहनत करिए लेकिन रेगुलर पढ़िए। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। आकृति 12.26 एक दौड़ने का पथ है। तो अब देखेंगे रेसिंग ट्रैक। अगर आप कभी कभी स्पोर्ट अगर देखते होंगे रनिंग के लिए तो रेसिंग ट्रैक होता है, तो कुछ इस तरह का होता है रेसिंग ट्रैक। दर्शाती है जिसके बाएं और दाएं सिरे पर अर्धवृत्ताकार है। अर्धवृत्ताकार है, तो अर्धवृत्ताकार कहने का मतलब है जिसमें मान लीजिए वृत्त है तो वृत्त को क्या कर देगा, ये मान लीजिए कि वृत्त है, ये वृत्त है तो वृत्त को इसको इस तरह से कर देगा तो क्या हो जाएगा, अर्धवृत्त हो जाएगा। अर्धवृत्त कहने का मतलब अर्ध मतलब होता है आधा और वृत्त कहने का मतलब होता है वृत्त। तो वृत्त को आधा करना वही क्या कहलाता है, अर्धवृत्त, मतलब 2 भागों में डिवाइड करना। उसके बाद लिख रहा है दोनों आंतरिक समांतर रेखा खंडों के बीच की दूरी 60 मीटर है। दोनों आंतरिक समांतर रेखा खंडों के बीच की दूरी 60 मीटर है। इसके कहने का मतलब ये जो दूरी दे रहा है 60 मीटर दूरी दे रहा है। ये मान लीजिए जो दूरी दे रहा है कितना दे रहा है, 60 मीटर दूरी दे रहा है। दोनों रेखा खंडों के बीच की जो समांतर रेखा उसके दोनों के बीच की दूरी कितना दे रहा है, 60 मीटर दे रहा है। तथा इनमें से प्रत्येक रेखाखंड 106 मीटर लंबी है। तो 106 मीटर लंबी जो दे रहा है वो 106 मीटर लंबा ए दे रहा, 106 मीटर लंबा है जो ए दे रहा। कहने का मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक जो रेखाखंड है जो सीधा लाइन है उसका जो डिस्टेंस है 106 मीटर लंबा है। यदि यहाँ पर 10 मीटर चौड़ा है, इसका कहने का मतलब कि बीच में जो डिस्टेंस दे रहा है ये 10 मीटर दे रहा, तो 10 मीटर दे रहा, तो इसका कहने का मतलब हो गया कि इधर 10 मीटर होगा तो इधर भी 10 मीटर होगा। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ तक इसको भी आप मिला सकते हैं कुछ इस तरह से, यहाँ से इसको मिला दीजिए और इसको भी।
तो ये भी क्या हो जाएगा, ये 60 मीटर हो जाएगा, ये 10 मीटर हो जाएगा, ये भी 10 मीटर हो जाएगा। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो ज्ञात कीजिए, क्वेश्चन पहला बोल रहा है कि पथ के आंतरिक किनारों को अनुदिश एक पूरा चक्कर लगाने में चली गई दूरी, पथ के आंतरिक किनारों के अनुदिश एक पूरा चक्कर लगाने में चली गई दूरी। इसका कहने का मतलब है कि मान लीजिए जो आंतरिक किनारा जो ये वाला किनारा आप देख रहे होंगे, आई होप कि आपको दिखाई दे रहा होगा। तो इस किनारा से अगर गोले गोले चक्कर लगाएगा तो वह कितना दूरी तय करेगा। तो चलिए हम आपको कुछ समझा देते हैं। तो जैसे मैं मान लीजिए कि वृत्त है, तो अब वृत्त को देखिएगा तो इसको अगर हम लोग डिवाइड करते हैं, इसको डिवाइड कर दिए तो कुछ इस तरह से बनेगा। तो इसको हम बोलते हैं क्या, अगर इसका निकालना है तो वृत्त को बोलते हैं परिधि, और इसको अगर दो भाग में मान लें कितना हमको दूरी निकालना है तो इसको बोलते हैं अर्ध परिधि। एक परिमाप होता है, तो परिधि कहने का मतलब सिर्फ इसका निकालना है डिस्टेंस, तो परिधि कहने का मतलब तो पूरा वृत्त में बनेगा परिधि, तो यानी 2πr, और इसको डिवाइड करेंगे यहाँ से यहाँ तक के निकालेंगे तो यहाँ पर अर्ध परिधि बनेगा, यानी कहने का मतलब 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा πr। तो इसका जो डिस्टेंस होगा मतलब इस चक्कर इतना जो बनेगा वो कितना बनेगा πr, ये क्या बनेगा πr। तो आपको इसलिए बताया जा रहा है, आप देखिएगा ध्यान से यहाँ, तो जब आप ध्यान से इसमें देखिएगा तो यहाँ जो बन रहा है ये वाला कुछ अर्ध क्या बन रहा है, अर्ध वृत्त बन रहा, क्या बन रहा है, अर्ध वृत्त बन रहा। और बोला भी है कि बाएं और दाएं सिरे अर्ध वृत्ताकार है, प्रश्न में भी बोला, तो ये क्या बन रहा है, अर्ध वृत्त बन रहा है। तो आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया। तो हम अभी आपको बताएं कि निकालना पहला में कि पथ के आंतरिक किनारों के अनुदिश एक पूरा चक्कर लगाने में चली गई दूरी। तो क्या होता है, कोई रनिंग करता है तो रनिंग मान लीजिए ट्रैक है, ये ट्रैक है, तो कोई पथ के नज़दीक से चक्कर लगाएगा तो कम दूरी तय करना पड़ेगा, और दूर से लगाया तो ज़्यादा दूरी तय करना पड़ेगा। तो उसी तरह से पथ के मतलब जो ये आंतरिक हो जाएगा, आंतरिक किनारे से ऐसे से घूमेगा तो कितना डिस्टेंस तय करेगा, यानी दूरी कितना तय करेगा। तो आई होप कि आपको प्रश्न को अच्छे तरह सब समझ गए होंगे, क्योंकि देखिए बनाना बहुत ही आसान है लेकिन उसको समझना है। तो आपका मेन उद्देश्य क्या, प्रश्न को समझिए कि क्या कर रहा है, इसका डिमांड क्या है, मतलब प्रश्न क्या कहना चाह रहा है। तो यहाँ आपका हो गया। तो यहाँ से अगर हम आपको बताइए कि इसको नाम दे देते, मान लीजिए कि ये ए हो गया, ए हो गया, और इसको हम नाम देते हैं बी, और इसको सी और ई डी, ठीक है, ए बी सी डी, यहाँ नाम दे दीजिए सी और इसको डी, लाइन हो जाएगा ए बी सी डी। तो अब बताइए कि ए से बी जोड़ देंगे तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकल जाएगा, इसका दूरी निकलेगा, और सी से डी जोड़ेंगे तो इसका दूरी निकलेगा, और जो बचेगा ये जो निकालने के लिए अर्धवृत्त वाला, तो इसको हम क्या करेंगे, अर्धवृत्त के परिधि निकाल देंगे। और अर्धवृत्त के परिधि कितना निकालना होगा, 2 के, क्योंकि एक किनारा इधर भी अर्धवृत्त बन रहा है और इधर भी अर्धवृत्त बन रहा है, तो 2 अर्धवृत्त निकालना पड़ेगा परिधि। तो अर्धवृत्त के परिधि निकाल कर 2 से गुना कर देंगे। तो अब बोलिए इसमें त्रिज्या क्या होगा, तो त्रिज्या आप ध्यान से देखिए, जो 60 मीटर है कुछ इस तरह से, और इसमें डिस्टेंस इस तरह से दिया गया, दोनों तरफ से मिलती है, ये 60 है तो ये मान लीजिए कि व्यास हो गया, तो इसको आधा करेंगे तो त्रिज्या निकल जाएगा, तो 30 मीटर त्रिज्या हो जाएगा। तो आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम लोग इसको सोल्व करते हैं। तो लिखेंगे, इसमें लिखेंगे जो छोटा त्रिज्या होगा हम लोग इसमें 2 त्रिज्या निकलेगा, तो छोटा वाला त्रिज्या को हम मान लेते आर, अर्धवृत्त की आंतरिक त्रिज्या आप लिख सकते हैं कि अर्धवृत्त की आंतरिक त्रिज्या, तो हम इसको मान लेते छोटा आर बराबर कितना हो जाएगा 60/2, क्योंकि 60 हो जाएगा व्यास, तो इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा त्रिज्या, मीटर में है तो मीटर में लेंगे, इतना हो गया। अगर मान लीजिए हमको यही निकालना है बड़ा आर की त्रिज्या, तो लिखेंगे अर्धवृत्त की यहाँ हो जाएगा अर्धवृत्त की आंतरिक जो हो गया अर्धवृत्त की त्रिज्या हो गया। तो इसमें आप अगर ध्यान से देखिएगा तो ये जो बड़ा वाला भी वृत्त बन रहा है, तो बड़ा वाला वृत्त बन रहा है, तो बड़ा वाला वृत्त को हमको निकालना पड़ेगा, मान लीजिए त्रिज्या,
तो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगा पूरा वो हो जाएगा व्यास। तो पूरा डिस्टेंस कितना होगा, ये 60 मीटर होगा और 10 मीटर इसको भी जोड़ेंगे, 10 मीटर इसको भी, तो टोटल कितना हो जाएगा 80 मीटर हो जाएगा। तो जब व्यास हो जाएगा 80 मीटर तो हमको निकालना है त्रिज्या, तो 80/2 कर देंगे यानी 40 मीटर हो जाएगा यहाँ त्रिज्या। लेकिन अभी हम लोग का पहला जो प्रश्न है कि पथ के आंतरिक किनारे का अनुदिश एक पूरा चक्कर लगाने में चली गई दूरी, तो आई होप कि आपको समझाया जो समझ में आ गया होगा। तो हम लोग लिखेंगे आंतरिक किनारे का अनुदिश एक चक्कर पूरा चलने में लगाने में मतलब चली गई दूरी। तो आंतरिक किनारे का अनुदिश, आंतरिक किनारों के अनुदिश, आंतरिक किनारों के अनुदिश एक चक्कर लगाने में चली गई दूरी तो दूरी को निकालने के लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, इसमें हम लोग जोड़ देंगे ए से बी ये होगा और सी से डी और यहाँ से अर्धवृत्त के परिधि निकाल कर ऐड कर देंगे। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो लिखेंगे ए प्लस ए बी प्लस सी डी प्लस 2 गुने अर्धवृत्त 2 गुने अर्धवृत्त की परिधि लिख दीजिएगा परिधि। तो ए बी बराबर कितना होगा, देखिएगा अब ध्यान से कि ए बी बराबर कितना हो जाएगा डिस्टेंस 106 मीटर। अरे जो यहाँ से यहाँ डिस्टेंस जो दिया गया है ये कितना हो जाएगा, तो ए बी के बराबर हो जाएगा। तो ए बी बराबर 106 मीटर और सी डी बराबर भी 106 मीटर। तो आप यहाँ लिख सकते हैं कि ए बी बराबर सी डी बराबर 106 मीटर। अब वैल्यू रखिए तो ए बी बराबर 106 मीटर हो जाएगा। 106 प्लस 2 गुने अर्धवृत्त की परिधि, तो अर्धवृत्त की परिधि क्या होता है पाई आर, अभी आपको बताया निकाल कर। इसको जब ऐड करिएगा तो कितना आ जाएगा 106 और 106 ऐड करिएगा तो 200 कितना हो जाएगा 212 यानी 200 कितना हो जाएगा 12 प्लस 2 गुने पाई का मान कितना हो जाएगा 22/7 और आंतरिक जो त्रिज्या निकाले थे मतलब छोटा आर कितना हो जाएगा 30 मीटर यहाँ हो जाएगा 30 मीटर। तो आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। जब इसको करिएगा कैलकुलेशन तो इसको 44 गुने 30/7 यहाँ से भी इसको कैलकुलेशन करिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को सोल्व करते हैं। इसी में एक और प्रश्न है, इसमें एक और अगला प्रश्न है कि पथ का क्षेत्रफल निकालिए। तो पथ का क्षेत्रफल कहने का मतलब है कि पथ का जो क्षेत्रफल आपको निकालना है वो इस भाग का क्षेत्र निकालना है। पथ का क्षेत्रफल ये ट्रैक इस पे जो रेसिंग हो जाएगा, रेसिंग जो ट्रैक है इस भाग का क्षेत्रफल निकालना है, इस वाले भाग का क्षेत्रफल निकालना है, इस वाले भाग का क्षेत्रफल निकालना है। तो अब ध्यान से देखिएगा कि इसको हम नाम कुछ और यहाँ पे देते हैं जिससे आपको समझने में आसानी हो जाएगा। ए बी सी डी नाम दिया तो यहाँ से देते हैं इसको पी क्यू आर एस, इतना तक हो गया। तो अब आप ध्यान से देखिएगा तो इसमें आपको एक दिखाई दे रहा होगा कि आयत बन रहा होगा। आयत देखिएगा यहाँ से इसको ऐसे ऐसे करिएगा तो ये जो बनेगा ये वाला आयत बनेगा, यहाँ आयत बनेगा ये वाला, ये आयत बन गया। इस वाले भाग को देखिएगा तो अब आयत बनेगा।
ए हो गया। और ए भी इसी तरह से एक नीचे आयत बनेगा, ए वाला आयत बना, तो दोनों आयत का क्षेत्रफल जोड़ देंगे। और जो बचेगा यहाँ से देखिएगा, ए वाला बलय का क्षेत्रफल, अर्ध बलय का क्षेत्रफल, अर्ध बलय का क्षेत्रफल ए वाला, और इधर से अर्ध बलय का क्षेत्रफल जोड़ देंगे, तो क्या हो जाएगा, पूरा ट्रैक का क्षेत्रफल निकल जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आएगा तो आइए हम आपको एक थोड़ा सा यहाँ समझा देते हैं। आपको हम बताए थे कि बलय कहने का मतलब क्या होता है, ए मान लीजिए ये हो गया और ए हो गया, तो ये जो हो गया, ये तो बलय बन गया। तो बलय का क्षेत्रफल निकालने के लिए आप क्या करते थे कि यहाँ मान लीजिए कि ए वाला आर है, इसको मान लीजिए बड़ा, और यहाँ से जो बनेगा ए वाला, ये छोटा आर होगा। यानी कहने का मतलब कि यहाँ से जो यहाँ से डिस्टेंस होगा ये छोटा आर होगा। तो क्षेत्रफल बड़ा आर को निकाल, ये बलय का क्षेत्रफल निकालना है, इस वाले भाग का क्षेत्रफल। तो हम लोग क्या करेंगे, बड़ा वाला वृत्त का क्षेत्रफल निकालकर ये छोटा वाला वृत्त का क्षेत्रफल को घटा देते हैं, तो बलय का क्षेत्रफल आ जाता है। तो इसी तरह से यहाँ जो बलय बना गया है उसमें बलय है, तो बलय है जो अर्धवृत्त बलय है। तो अर्धवृत्त कहने का मतलब इसको इस तरह से डिवाइड करिएगा, तो इस तरह से जब आप डिवाइड करिएगा तो कुछ इस तरह से बनेगा, इस तरह से बनेगा। तो यही वाला जो देखिएगा, ये जो आकृति है, यही वाला आकृति यहाँ ऐड है, इसमें देखिएगा तो ऐड है, देखिए इसमें ऐड है, यहाँ ए वाला जो आकृति है इस तरह से यहाँ ऐड है। तो ये अर्ध बलय का क्षेत्रफल हो जाता है। अर्ध बलय का क्षेत्रफल निकालने के लिए अभी आपको हम क्या बताएं कि हम लोग क्या करेंगे, बड़ा वाला क्षेत्रफल निकाल के वृत्त का, तो वृत्त का बड़ा वृत्त का क्षेत्रफल, तो बड़ा वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई बड़ा का आर स्क्वायर, माइनस कर देंगे छोटा वाला वृत्त का क्षेत्रफल निकाल कर, यही करेंगे। तो माइनस कर देंगे छोटा वाला वृत्त का क्षेत्रफल, तो छोटा वाले वृत्त का क्षेत्रफल आर मान लेंगे, तो यहाँ से पाई कॉमन लेंगे, तो बड़ा के आर का स्क्वायर माइनस छोटा के आर का स्क्वायर, ये हो गया बलय का क्षेत्रफल। लेकिन अर्ध बलय का हमको क्षेत्रफल निकालना है, या आप देखिए इसको जब 2 भाग में डिवाइड करेंगे, तो 2 भाग में जब आप डिवाइड इसको करिएगा तो ये बनेगा अर्ध बलय अलग अलग, आधा आधा। लेकिन जब 2 को फिर से अर्ध बलय को जब ऐड करेंगे तो फिर एक बलय बन जाएगा। तो इसका कहने का मतलब बलय का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा जब 2 अर्ध बलय जुटेगा तो, ठीक है। तो आप यहाँ ध्यान से देखिएगा कि बायां दायां दोनों पे एक अर्ध बलय है, तो दोनों को जब मिलाएंगे तो एक को क्या बन जाएगा, बलय बन जाएगा। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। या आप ये भी करते अर्ध बलय का क्षेत्रफल निकाल कर 2 से गुना कर दे तो बात तो वही हो जाएगा, यानी एक अर्ध बलय का क्षेत्रफल आपको ऐड करना पड़ेगा, और साथ में ये आयत का क्षेत्रफल। तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुने चौड़ाई, तो लंबाई कितना हो जाएगा 106 मीटर, और जो चौड़ाई हो जाएगा, देखिएगा चौड़ाई जो दिया गया है ये 10 मीटर दिया गया, तो 10 मीटर हो जाएगा। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। लिखेंगे पथ का क्षेत्रफल, पथ का क्षेत्रफल, पथ का क्षेत्रफल। तो पथ का क्षेत्रफल निकालने के लिए इसमें जो बनेगा 2 को आयत बनेगा, तो आयत का हम आपको नाम दिए थे, यहाँ हम लोग कर देंगे पी क्यू, यहाँ एस कर दीजिए। तो लिखिएगा ए बी आर और एस, आयत ए बी आर एस प्लस आयत पी क्यू, यानी यहाँ लिख सकते हैं सी डी पी क्यू। तो इसको आप ऐड कर सकते इस तरह से। तो यहाँ लिखेंगे पथ का क्षेत्रफल आयत आयत ए बी आर एस का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल इसी में लिखेंगे प्लस आयत आयत सी डी पी क्यू का क्षेत्रफल, का क्षेत्रफल। और माइनस नहीं करना पड़ेगा, इसमें एक और जोड़ना पड़ेगा, प्लस प्लस 2 गुने अर्ध बलय, अर्ध बलय का क्षेत्रफल। 2 को अर्ध बलय जब मिलता है तो एक अर्ध बलय का क्षेत्रफल बनता है, तो बलय का क्षेत्रफल लिख सकते हैं, या 2 गुने अर्ध बलय का क्षेत्रफल कर सकते हैं। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, तो आयत का क्षेत्रफल आपको बताया कि एल गुने बी, यानी लंबाई गुने चौड़ाई, इसमें भी होगा एल गुने बी
प्लस 2 गुने अर्ध वलय का क्षेत्रफल। तो अर्ध वलय का क्षेत्रफल अभी निकाले आपको कि पाई इंटू बड़ा आर का स्क्वायर माइनस छोटा आर का स्क्वायर। तो अर्ध वलय है तो 2 से डिवाइड कर दें, तो वलय का ये क्षेत्रफल है पाई इंटू बड़ा का आर स्क्वायर माइनस छोटा का आर स्क्वायर। ये कहीं से आया नहीं है, बस आपको समझना, और आपको समझा भी दिए किस तरह से वलय का क्षेत्रफल निकलता है। तो अर्ध वलय करने का मतलब इसका आधा करना तो 2 से गुना कर देंगे, तो ये 2 से 2 डिवाइड हो जाएगा। ये आप डायरेक्ट ये वलय का ही क्षेत्रफल लिख सकते हैं, क्योंकि 2 को जब अर्ध वलय मिलता है तो क्या बनता है, वलय का क्षेत्रफल ही बन जाएगा एल गुने बी प्लस पाई इंटू बड़ा आर का स्क्वायर माइनस छोटा आर का स्क्वायर। अब आपको वैल्यू रखना, तब देखिए एल कहने का मतलब लंबाई, तो लंबाई 106 मीटर हो जाएगा, और चौड़ाई कहने का मतलब 10 इस जो ट्रैक का जो लंबाई चौड़ाई है ये 10 ही तो है, तो 10 हो जाएगा। आप ऊपर यहाँ वैल्यू भी लिख सकते हैं, गिवन दैट में कर सकते हैं एल बराबर 106 मीटर और बी बराबर 10 मीटर, और बड़ा आर बराबर कितना दिया गया, बड़ा आर बराबर हो जाएगा आपका 40, तब उसको भी लिख सकते हैं कि बड़ा आर बराबर आपका कितना हो जाएगा 40, तो आप यहाँ गिवन दैट कर लीजिएगा 40 मीटर और छोटा आर बराबर 30 मीटर। ऊपर देखिए आपको निकाल कर बताया कि बड़ा आर बराबर 40 और छोटा आर बराबर 30। तब हम लोग इसको यहाँ से वैल्यू रखेंगे, जो आएगा सो आंसर। एल कहे तो 106, बी कहे तो 10 प्लस 106 गुने 10, यहाँ बीच में प्लस दिया गया, प्लस पाई बोले तो 22/7 इंटू बड़ा आर का स्क्वायर। तो बड़ा आर बराबर हो जाएगा 40, यानी 40 का स्क्वायर, 40 का स्क्वायर माइनस छोटा आर यानी 30 का स्क्वायर। जब आप इसको हल करिएगा तो इसको करिएगा तो एक कितना हो जाएगा 1060, ये आपका हो जाएगा 1060, मतलब 106 पे 10 प्लस 106 पे 10 प्लस 22/7। जब इसको कैलकुलेशन करिएगा तो आएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर फार्मूला होता है। तो आप जब भी ऐसा कैलकुलेशन करना रहता है तो यूज कीजिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक बार होता है प्लस में और इसी को हम लिखते हैं एक बार माइनस में। जब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो इसको हम लिख सकते हैं एक बार 40 प्लस 30, तो 40 प्लस 30 करिएगा तो 70, एक बार घटाइएगा तो 10, इतना हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से लिखेंगे, इसको जब ऐड करिएगा तो कितना आएगा, जब आप ऐड इसको करिएगा तो ऐड करिएगा तो आएगा 0, 6 6 12 के 2, यहाँ 1 हो जाएगा 2, यानी 2120 आ जाएगा, प्लस 22/7 गुने 70 गुने 10। तो आप यहाँ इसको 7 से 70 को डिवाइड करिएगा तो 10 बार में डिवाइड होगा, और जब इसको कैलकुलेशन करिएगा तो आएगा 2120 प्लस 22 गुने 10 गुने 10। इसको जब आप ऐड करिएगा तो कितना आएगा, यहाँ से तो आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, 2120 प्लस 22 पे 00, इसको जब ऐड करिएगा तो आएगा 0 2 3 4, यानी 4320 आपका क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर है, तो मीटर स्क्वायर आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए इसी प्रश्न में ज़्यादा टाइम लगा, अगला प्रश्न इजी है, क्योंकि इसमें समझना, जब तक आप समझिएगा नहीं तो आपका पढ़ने का मेन उद्देश्य कि आपको समझ में आना चाहिए। तो चलिए हम लोग अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न, आकृति 12.27 में ए बी और सी डी केंद्र ओ वाले एक वृत्त के 2 परस्पर लंब व्यास है तथा ओडी छोटे वृत्त का व्यास है। देखिए यहाँ सिंपल बता रहा है कि ओडी है जो छोटे वृत्त का व्यास है, तो ओडी कहने का मतलब जब पूरा हो गया तो यानी व्यास बन गया, तो ओ से डी यहाँ बन जाएगा, तो व्यास इसे भी बन जाएगा। यदि ओ ए बराबर, ओ ए कहने का मतलब इसके बराबर जो दिया गया 7 दिया गया है, तो 7 इसके बराबर, तो इसके बराबर भी 7 हो जाएगा, इसके बराबर भी 7 हो जाएगा और इसके बराबर भी 7 हो जाएगा। नहीं समझ में आया? कहने का मतलब जो ओ ए है क्या बड़ा वृत्त का त्रिज्या है, यहाँ से यहाँ जो ओ ए है बड़ा वृत्त का त्रिज्या, तो ये भी तो त्रिज्या बन रहा है, ये भी त्रिज्या बन रहा है, ये भी त्रिज्या बन रहा है, तो आपस में सभी बराबर होगा, तो यानी सभी के बराबर 7 हो जाएगा। तो हम लिखेंगे ओ डी बराबर ओ बी बराबर ओ सी
बराबर ओ ए बराबर 7 मीटर। 7 सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर करिए, तो इसके बराबर भी 7, इसके बराबर भी 7, इसके बराबर भी 7 और इसके बराबर भी 7 हो जाएगा। ए आपस में सभी क्या होगा बराबर। लेकिन जो ओडी होगा छोटा वृत्त का क्या होगा व्यास होगा, नहीं समझे। यहाँ से इसके लिए तो ये व्यास बन रहा है, बड़ा जो वृत्त का जो त्रिज्या है ओडी के लिए तो व्यास बनेगा। यानी कहने का मतलब है छोटे वृत्त का व्यास, छोटे वृत्त का व्यास, तो छोटे वृत्त का जो व्यास होगा 7 होगा, 7 सेंटीमीटर, यानी हो जाएगा 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो जब त्रिज्या निकालेंगे छोटा वाला, तो छोटा वाला को हम मान लेते हैं त्रिज्या आर, छोटा वाला की त्रिज्या हम क्या मान लेते हैं आर मान लेते हैं, आर कोष्ट में कर देते हैं। तो छोटा वाला जब त्रिज्या निकालेगा तो 7/2 हो जाएगा, और बड़ा वाला तो त्रिज्या आप समझ ही रहे हैं कि कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो बड़ा वाला त्रिज्या के लिए आप आर, बड़ा वाला आर यूज कर लीजिए, तो यहां लिख देते हैं बड़ा आर बराबर कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। और यहाँ से इसमें डिस्टेंस जब आप निकालिएगा, यहाँ से बी से लेकर ए तक है, तो 7 और 7 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, तो ए बी बराबर आप लिख दीजिए 14, 7 + 7 14 सेंटीमीटर। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो अब चलिए आपको जो वृत्त के व्यास इसमें निकालना है, छाया अंकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। छाया अंकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करने का मतलब इस वाले पूरा छायांकित भाग का क्षेत्रफल, ए वाले पूरा छायांकित भाग का क्षेत्रफल, ए वाले पूरा छायांकित भाग का क्षेत्रफल, इतना आपको ज्ञात करना। तो इतना ज्ञात करना, तो आप बताइए कि हम लोग देखिए यहाँ आपको समझा रहे हैं थोड़ा। ए मान लीजिए इस तरह से हो गया वृत्त, और यहाँ हो गया, तो बनेगा अर्धवृत्त। इसको जब भी लाइन खींचेंगे बी से तो ई बन जाएगा अर्धवृत्त। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकाल के एक कुछ इस तरह से बना हुआ फिगर, इस तरह से। तो इस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे अर्धवृत्त का पूरा क्षेत्रफल में से। अर्धवृत्त कहने का मतलब यहाँ से पूरा अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकलेगा, और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे तो इस वाले भाग का क्षेत्रफल नहीं बचेगा, इस वाले भाग का। समझ गए होंगे आप। तो बस वही काम यहाँ हम लोग करने वाले हैं। इसमें ये जो प्रश्न भी कुछ ऐसा ही है। तो बड़े वाले ये अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकाल के त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने, इस वाले यहाँ से लेकर इधर पूरा भाग का अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकलेगा, और उसके बाद इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे तो इस वाले भाग का बच जाएगा। कुछ ऐसा ही करना है यहाँ, और इसमें कुछ करना नहीं है। तो लिखेंगे छाया अंकित भाग का क्षेत्रफल, छाया अंकित भाग का क्षेत्रफल। छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा एक तो इसका व्यास निकालना पड़ेगा। तो छोटे वृत्त का क्षेत्रफल ना निकालना है, तो लिखेंगे छोटे वृत्त का क्षेत्रफल, छोटे वृत्त का क्षेत्रफल प्लस बड़े अर्ध वृत्त का क्षेत्रफल में से क्या करेंगे हम लोग, माइनस कर देंगे त्रिभुज कुछ नाम दे दीजिए इसको, त्रिभुज को नाम दे दीजिए। नाम दिया गया है ACB, त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो छोटे वृत्त का क्षेत्रफल, तो छोटे वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई छोटा r का स्क्वायर प्लस बड़े अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। तो बड़े अर्धवृत्त का क्षेत्रफल कहने का मतलब है कि पाई बड़ा r का स्क्वायर बटा 2 अर्धवृत्त का क्षेत्रफल हो गया। माइनस करना, तो माइनस क्या करना, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बताया कि जब भी आधार ऊंचाई दिया रहेगा तो 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, कहने का मतलब आधार को b और ऊंचाई को h मान लेते हैं। इतना से हम लोग माइनस कर देंगे।
तो बी हो गया आधार। तो आधार कहने का मतलब है कि यहाँ से ध्यान से देखिएगा, त्रिभुज है इस तरह से, जब इसको आप बाहर निकालिएगा तो कुछ इस तरह से बनेगा, कुछ इस तरह से बनेगा। तो ये हो जाएगा आधार, और ए आपका ऊंचाई जो है तो ऊंचाई 7 हो जाएगा और आधार 14 हो जाएगा। क्यों होगा आधार 14? तो इसमें हो जाएगा कि ए से बी तक के जो पूरा डिस्टेंस हो जाएगा, और ऊंचाई जो हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक के जो त्रिज्या होगा। तो समझ गए होंगे। तो लिखेंगे 22/7, छोटा आर कितना हो जाएगा 7, यानी 7/2 के स्क्वायर प्लस पाई बोले तो 22/7, 22/7 बटा में 2 है तो 2 से गुना कर दीजिए। देखिए यहाँ 22/7, बड़ा आर कितना दिया गया 7, तो 7 का स्क्वायर बटा में 2 है, माइनस 1/2, आधार कितना हो जाएगा 14 और ऊंचाई हो जाएगा 7। तो इसको से इसको डिवाइड करेगा तो 7 होगा, 7 हो जाएगा। इसको एक स्टेप और आगे करिए, तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे 22/7 गुने स्क्वायर करने का मतलब 2 बार गुना करना, 7 गुने, तो इस 7 से 7 कैंसिल कर दीजिए, 2 से इसको 11 बार में डिवाइड कर दीजिए, प्लस 22/7, इस 7/2 का स्क्वायर है, 7/2 के नहीं 7 का स्क्वायर है, तो यानी 7 गुने 7 बाय में 2 हो जाएगा, माइनस 7 गुने 7। आई होप कि आप यहाँ तक समझ गए होंगे। यहाँ करेंगे तो इसको बाद आपको करना है 11 गुने 7/2 प्लस, यहाँ से आप डिवाइड करेगा तो 7 से 7 डिवाइड हो जाएगा, तो 22 गुने 7/2 माइनस 7/49, ये इतना हो जाएगा। तो आई होप कि आप यहाँ से आप कर लीजिएगा, तो आप यहाँ से इसको सॉल्व कर लीजिएगा, जो आएगा सो आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग अगला प्रश्न पे चलते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो प्रश्न को समझिए। अगला प्रश्न है, एक समबाहु त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल इतना है, इस त्रिभुज के प्रत्येक शीर्ष को केंद्र मानकर त्रिभुज की भुजा के आधे के बराबर की त्रिज्या लेकर एक वृत्त खींचा जाता है। बोल रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, यानी इसका पूरा क्षेत्रफल दिया गया है, इस त्रिभुज के प्रत्येक शीर्ष को केंद्र मानकर त्रिभुज की भुजा के आधे के बराबर की त्रिज्या लेकर एक वृत्त खींचा जाता है। आधे की वृत्त के त्रिज्या लेकर कहने का मतलब है, तो ए पूरा हो जाएगा भुजा हो जाएगा, तो इसको जब भुजा है पूरा तो इसको आधा ही तो लेंगे और वृत्त त्रिज्या मानकर वृत्त खींचेंगे। तो बस वही प्रश्न में बोल रहा है। दिखाइए आकृति, देखिए आकृति 12.28 छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए आपको क्या करना, इस वाले भाग का क्षेत्रफल निकालना। तो देखिए हम क्या करेंगे, पूरा वृत्त का त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया गया है, तो पूरा समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल में से इस वाले और इस वाले भाग का क्षेत्रफल घटा लेंगे, तो इसको बोलेंगे त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। तो 3 गुने त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल को घटा लेंगे तो इस वाले भाग का क्षेत्रफल बच जाएगा। तो बस वही करना। तो सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा आर। तो आर निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया गया है, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोग कर देंगे किसके बराबर, समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर कर देंगे। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना दिया गया 1, देख लीजिए कितना दिया गया क्षेत्रफल 17320.5, कुछ इतना ही दिया गया।
जो भी दिया गया मान लीजिए कि 17320.5 कुछ इतना ही दिया गया। तो आपको इतना से क्या करना है कि बराबर कर देना है, किसके बराबर, समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आप जब आप डेली देखते होंगे शुरू से वीडियो, तो आपको मालूम है कि हम आपको रिवीजन भी कराते हैं, क्योंकि मेरा उद्देश्य है कि आपको याद होना चाहिए। पढ़ाना काबिलियत नहीं, आपको याद कराना काबिलियत, आपको याद होना चाहिए। तो शुरू में डेली हर एक टॉपिक के क्या लगाते हैं, रिवीजन लगाते हैं। साइंस में वैसे करते आप, अगर साइंस पढ़ना चाहते हैं तो आप स्टडी लिंक एक बार सर्च करें, या वीडियो जहां आप इसके चैनल में जाइएगा तो वहां से मिल जाएगा, या स्टडी लिंक आप सर्च करिएगा तो आप वहां से जाकर साइंस पढ़ सकते हैं। बहुत ही अच्छे तरीके से आपको पढ़ाया जा रहा है। तो √3/4 गुने भुजा स्क्वायर को हम मान लेते हैं ए का स्क्वायर बराबर हो जाएगा इतना 2 पॉइंट, अगर जीरो हटा देंगे पॉइंट ऊपर तो नीचे आ जाएगा 1 0। एक पॉइंट के बाद एक अंक है तो 1 0 आ जाएगा नीचे, इतना हो जाएगा। तो आपको दे रहा है कि √3 बराबर आपको इतना लेना 1.73205 लेना। तो आप यहाँ लिख सकते हैं √3 बराबर 1.73205 बटा 4 गुने ए का स्क्वायर। तो जब इतना करेगा तो इसको जब हटा देते 1.73205 बटा 10, तब यहाँ से सिंपल इसको डिवाइड कर सकते हैं। तो जब इसको डिवाइड करिएगा तब देखिएगा कि यहाँ से जो आएगा, इसको पॉइंट हटा दिए, मान लीजिए यहाँ से पॉइंट हटा दिए तो बटा में कितना जीरो आ जाएगा। जब पॉइंट आप हटा दीजिएगा तो बटा में जितना पॉइंट के बाद अंक रहेगा उतना जीरो हो जाएगा। तो 7 1 2 3 4 5 यानी बटा में 5 0 1 0 2 3 4 5 ये हो गया बटा में 5 0। तो इसको से इसको ये पूरा डिवाइड हो जाएगा, ऐसे पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो अब जो बचेगा बराबर, तो ए स्क्वायर बराबर हो जाएगा 4 गुने 5 0। देखिए यहाँ तो बराबर में है तो गुना होगा तिरछा तिरछी, तो उधर हो जाएगा इक्वल। तो 4 पे कितना हो जाएगा 5 0, और ये देखिए यहाँ से ये भी 0 डिवाइड कर सकते हैं, 1 0 से 1 0 कैंसिल, तो 4 ही 0 बचेगा। ये कितना हो जाएगा 4 0। तो इसको आप क्या करना, वर्गमूल निकालना। तो वर्गमूल जब आप निकालिएगा तो आएगा कितना 200। वर्गमूल कहने का मतलब है कि जब इसको गुना करेगा तो फिर इतना ही आना चाहिए। तो 200 गुना 200 करेगा तो कितना आ जाएगा, इतना आ जाएगा आपको। 2 गुना 2 गुना 4 करिएगा, 2 0 है तो 2 0 बैठ जाएगा, तो इतना आपका हो जाएगा। वर्गमूल निकालिएगा तो ए बराबर 200। तो इसका कहने का मतलब है कि यहाँ से जो यहाँ पूरा आया 200 आया, तो त्रिज्या कहने का मतलब कितना हो जाएगा, आर बराबर हो जाएगा 100। आर बराबर कितना हो जाएगा 100 का, कि यहाँ से डिवाइड होगा बराबर से, तो आर बराबर 100। और इसमें जो कोण बनेगा 60 डिग्री। तो ये भी आपको रिवीजन में जो वीडियो लगा था उसमें बताया गया होगा कि कितना हो जाएगा 60 डिग्री। तो थीटा बराबर कितना ले लेंगे हम लोग 60 डिग्री। तो अब निकालना छाया अंकित भाग का क्षेत्रफल। छाया अंकित भाग का क्षेत्रफल। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल में से, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल यहाँ दिया गया, तो समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल में से हम लोग क्या करेंगे कि त्रिज्या खंड को घटा लेंगे। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल बच जाएगा, तो 17320.5 माइनस 3 गुने त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। कहीं 3 गो त्रिज्या खंड है तो 3 गो से गुना करना पड़ेगा, यानी 3 से, 3 गो है तो यानी 3 से 3 त्रिज्या खंड। तो 1732005 माइनस 3, तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360। यहाँ से जब इसको कैलकुलेशन करेगा तो 17320.5 3
पाई बराबर कितना लेना है आपको, आप देख लीजिए ऊपर पाई बराबर आपको कितना लेना है, तो पाई बराबर लेना 3.14, 3.14 3 पॉइंट कितना लेना है 14, 3.14 आर स्क्वायर यानी 100 के स्क्वायर, तो 100 गुने 100 हो जाएगा, त्रिज्या तो 100 ही है तो 100 गुने 100 हो जाएगा। थीटा बराबर कितना हो जाएगा 60 डिग्री बटा कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। तो इसको से इसको डिवाइड करिएगा 6 बार में, इसको से इसको डिवाइड करिएगा तो 2 बार में, और 2 से डिवाइड करिएगा तो 100 को तो 50 बार में डिवाइड होगा। तो यहाँ से आएगा कैलकुलेशन 1732.5 1732.5 माइनस 3.14 गुने 100 गुने 50, यही आएगा। यहाँ से 100 बचा, यहाँ से 50, तब यहाँ से कैलकुलेशन करिएगा तो जो आएगा सो आंसर हो जाएगा। यहाँ से जो कैलकुलेशन इसको करिएगा तो जो आएगा सो आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। और आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आप चैनल को देखते हैं और सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो आप मेहनत के हिसाब से भी सब्सक्राइब करिएगा। तो लेकिन आपका मेन उद्देश्य है कि रेगुलर आप पढ़िए, और अगर आप खुद से पढ़ सकते हो तो आप खुद से भी पढ़िए, लेकिन आपका मेन उद्देश्य है पढ़ना। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।